टैरिफ्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया पे? अमेरिका का जो सर्विस टैक्स है, आउटसोर्सेस पेनल्टी लगाने का इस समय उनका जो मत है, उससे हमारा सीधा रेवेन्यू दबेगा, घटेगा और दैट्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट. You should think about this, Rohit, as a death by 1,000 cuts. डायरेक्ट हिट नहीं, लेकिन इकोसिस्टम को प्रेशराइज किया जाए. तो अमन, जो आपने बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये सेम इकोसिस्टम इफेक्ट यूएस में भी दिखेगा? The impact in USA is going to be equally hampering. Like you said, हमें भारत को इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, ना कि एक हिंड्रेंस की तरह. इन्फोसिस है या टीसीएस है, उनको क्या यूएस और इंडिया दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा, डबल और ट्रिपल? So the bigger companies will definitely enter into this rigmarole of double taxation. वो एक reality है. टैरिफ भी आए, H1B वीजा रिस्ट्रिक्शन भी आए, तो इंडियन टेक टैलेंट पर तो डबल प्रेशर आ गया. The tariffs again make it expensive to do work in India. And H1B make it difficult for us to send talent to the US. क्या इन टैरिफ से जैसे आईटी सेक्टर में स्पेशली जो बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जो हमारी आईटी हब्स है, क्या जॉब लॉसेस हो सकते हैं? जितना जहाँ तक मेरी जानकारी है, हायरिंग हैज बीन फ्रोजन. उस पे एक कैप सा लगा दिया गया. जो बीपीओ लेवल सर्विसेज होते थे, जो बैक एंड ऑफिस का वर्क होता था, दैट इज इमेंसली अंडर प्रेशर नाउ. दैट इज नॉट गोइंग टू बी कॉस्ट एफिशिएंट एनीमोर, एंड दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इम्पैक्ट दैट वी आर सीइंग. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट. हम बात करेंगे यूएस टैरिफ्स के बारे में. क्यों यूएस इंडिया पे टैरिफ्स लगा रहा है, क्यों वो ट्रेड डील के लिए काम कर रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे बिजनेसेस के ऊपर. इसलिए मैंने आज इनवाइट किया है एक ऐसे मैवरिक को जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में एक फैकल्टी हैं. उनका नाम है अमन बंधवी. पर मैं चाहता हूँ अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आपका हर एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे प्रेरित करता है कि मैं एक नए एपिसोड्स लेके आऊँ, नए मैवरिक्स के साथ हम बातें करें, उनसे कुछ सीखें, कुछ करंट अफेयर्स, कुछ आर्ट्स, बातें कर सके, उनके बारे में जान सके और हम उनसे इंस्पायर हो सके. तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा. एंड मुझे कमेंट में बताइए कि आपका क्या विचार है आज का जो एपिसोड सुनने के बाद, कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है यूएस टैरिफ्स का इंडियन बिजनेसेस के ऊपर. तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे मैवरिक अमन बंधवी से. हेलो अमन, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट. हेलो रोहित, थैंक्स फॉर हैविंग मी. इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. यस, माय ऑनर सर, माय ऑनर. आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे रोहित, बहुत अच्छे. एंड आप बताएं. जी अच्छा चल रहा है. अभी थोड़ी थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई है यहाँ पे यानी यूके में, तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है. डेज जो लॉन्गर थे अभी शॉर्ट हो गए हैं. तो जैसे अभी मैंने हुडी पहनी स्टार्ट कर दिया, तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंडी हो गई है. कैसा इंडिया में कैसा है? इंडिया हैड द वेयर आई कम फ्रॉम रोहित, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली और पंजाब एरिया से. यहाँ पे वी हैड द डिकेड्स वर्स्ट वेदर एज फार एज रेन्स आर कंसर्न्ड. हाफ ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाज फ्लडेड और बहुत बाढ़ आई. लेकिन अब वाटर हैज स्टार्टेड रिसीडिंग. ह्यूमिड है वेदर. थोड़ा मैं वही कहने वाला था, थोड़ी ठंड यहाँ भेज दीजिए जल्दी. और थोड़ी हवा, थोड़ी अच्छी पॉजिटिव हवा चलाएं थोड़ी. अब जी 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 डेफिनेटली जी, मेरा तो यही रहेगा. मैं भी पंजाब से हूँ, तो मैंने देखे फ्लड्स, काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी इस बार तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई है इस बार तो, है ना. पर देखा मैंने 23, is it 21, 22 districts nearly. Wow, yes. Entire Punjab has been affected. Yes. And it will take some time. थोड़ा समय लगेगा. और जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप पंजाब से गए हैं, तो डायस्पोरा एनआरआई को मैं आपके माध्यम से यहाँ पे I will also like to thank everyone. और एक सबके साथ सबको एक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सबने साथ मिलके पंजाब के लिए और नॉर्थ इंडिया के लिए, पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए और बाढ़ से प्रभावित जितने भी जिले थे, बहुत काम किया है. ये बहुत हौसला अफजाई का काम है. एंड वी आर इंडेटेड, वी आर ग्रेटफुल. जी 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 नहीं काफ़ी यहाँ पे काफ़ी चल रहा है चैरिटी. या पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ऑल 4 states have been affected. तो एब्सोल्युटली द हिल स्टेट्स were worst affected initially and even now, because the hill states एक तो उसका एक्सेस बहुत मुश्किल है और वहाँ पर रिलीफ पहुँचाना भी मुश्किलात आ रही है काफी. लेकिन it will take a long time, but everything will revive. We will bounce back as I think
today also we are going to discuss, we are going to bounce. It's a very positive approach जी that everyone has. Yeah. जी 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 100% जी। तो मेरे ऑडियंस, अगर आपने अभी तक कुछ चैरिटी वर्क नहीं किया तो ये टाइम है, हमारे नॉर्थ इंडिया के लिए। प्लीज़ चैरिटी कीजिए, कुछ भी कीजिए, एवरीथिंग काउंट्स बेसिकली। तो अमन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या अभी भी आप फैकल्टी का वो मेंटरशिप कर रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में, लाइफ में ऑडियंस के लिए, क्यों मैंने आपको आज इनवाइट किया, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। शुक्रिया रोहित। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लेजर कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपके माध्यम से जो आपकी ऑडियंस है, आप किसी भी मैसेज को अच्छा एम्पलीफाई कर सकते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क and these new age mediums have created real impact and influence. मेरा नाम अमन बंदवी, मेरे पास 27 years plus का experience है। I'm a management consultant, business strategist. I started my career advising foreign companies to set up a base in India. जो global companies इंडिया में आना चाहती हैं, उनको हैंड होल्डिंग, उनको एक सेगमेंट का गवर्नमेंट अफेयर्स, पीआर, रेपुटेशन मैनेजमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स के लिए उनकी असिस्ट करना। और ड्यूरिंग दी जर्नी स्टार्टअप्स के साथ, एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़े रहने का, एंगेज करने का मुझे मौका मिला। और गिव बैक का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे 10 साल पहले से आई थी, जब स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप वाज जस्ट स्टार्टिंग। तो उसको यू कैन से उसको क्यों लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में मैं एडजंक्ट फैकल्टी, मैंने कोर्स ऑथर किया है एआई इंटरनेशनल बिजनेस, मैंने उसका इवैल्यूएशन एंड आई टॉट दैट। देयर आफ्टर सेमिनार्स एंड गेस्ट लेक्चर्स इन IIM, NIT Patna, VIT Mesra. I am connected with the academic fraternity for a long time now. Through my association with some chambers like India AI Alliance, India Blockchain Alliance, I have been fortunate, and that has been my focus. Specifically to today's engagement, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। जब मैं फॉरेन कंपनीज के साथ और इंडियन कंपनीज के साथ काम करता था, तो मेरे हिस्से जो आ रहा था, दैट वाज पॉलिसी एडवोकेसी, पॉलिसी, गवर्नमेंट अफेयर्स को नेविगेट करना और गवर्नमेंट की नीतियों को इंटरप्रेट करना फॉर द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम द नेशन। सो दैट गेव मी you can say a window seat, a first seat to what's really happening. कैसे लोग सोच रहे हैं, उसके पीछे का उनका क्या मत है, और हाउ डू थिंग्स इम्पैक्ट, एक चीज दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करती है। तो इसका मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे अच्छा, यू कैन से आई हैव वाज अ वेरी गुड लिसनर एंड आई हैव गॉट सम पर्सपेक्टिव्स जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को पता चलेगा, शायद एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, एंड 2 + 2 leads to 5. इट्स अ सिनर्जी, इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल थिंग, दैट्स व्हाट आई बिलीव। वैसे भी आपने देखा तो ऑडियंस, you guys have seen as well, न्यूज़ काफ़ी आजकल चल रही है, टैरिफ्स, ट्रेड डील्स इंडिया के बारे में, एंड यूएस के बारे में स्पेशली जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, नेक्स्ट टर्म में अपनी। तो मैं वही चाहता था, आप अभी हमें एक लेमन टर्म में, जैसे आप 5 साल के बच्चे को समझाना हो कि ये टैरिफ्स क्या है और ट्रेड डील क्या होती है। बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, ये आज का बिल्कुल टॉपिकल है। मुझे लगता है कि आपके ऑडियंस और एवरीवन हु इज लिसनिंग वुड बी इंटरेस्टेड। जो उसकी थ्योरी है वो एवरीवन कैन टेक इट फ्रॉम प्रेस और अदर प्रेसेस। आई लाइक योर अप्रोच रोहित, के किसी एक लेमैन को या बच्चे को समझाना हो, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि जब दो देश आपस में दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट, एक ट्रांजैक्शनल डील होती है, तो आप कुछ चीज बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन में इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक, एंड उसका आप कीमत चुकाते हैं और उस पर टैक्स लगता है ना। इसमें आज की पॉलिटिकल नीति, राजनीति को भी हम बीच में अगर उसको भी साथ में रखें, तो ट्रम्प साहब, जैसे कि आपने जो नाम लिया, ये पहले भी जब 2018 में भी इन्होंने कुछ इस तरह से हमारे टेक्सटाइल, स्टील के ऊपर टैरिफ, गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाए थे। तो ये क्या इनका मत है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और ये राइट विंग है, और राइट विंग का इनका मेन मुद्दा ये रहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब्स है, वो यूएसए की यूएसए में रहे।
और जो यूएसए की कंपनीज हैं वो ज्यादातर यूएसए के ही बाशिंदों को, सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट दें, बाहर के लोगों को ना दें। और अगर उनको कोई सर्विसेज लेनी है तो अपनी कंट्री के कंपनीज को बढ़ावा दें और उनको ज्यादा से ज्यादा उनके साथ लिंक करें। तो अगर आप इसको फिलोसफिकली देखेंगे तो द इंटेंट इज गुड, रोहित जी, but today it's a borderless world. We do not have the borders जैसे पहले होते थे। अब तो it's a tech age, and in tech age it's everything is seamless. तो इस टैरिफ्स में कभी भी कोई टैरिफ जो पहले से चलती आ रही, कोई टैक्स लगा है, कोई कर देना है आपको, तो कुछ जायज होते हैं। जो आपने अगर एक चीज बेची दूसरे ऊपर, अब उसके ऊपर सरचार्जेस लगते हैं, जो सर्विस के ऊपर एक एडिशनल आपको, यू कैन से यू नीड टू पुट अप अ सेस, फॉर एग्जांपल द वे यू पुट इट नाउ। ये सब चीजें जब 2+2 5 होती हैं, दे बिकम अ वेरी बिग डेटरेंट, एक हेजिटेंसी आ जाती है पूरे इकोनॉमी को आगे चलने से। मैं आपको वो और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं। टैरिफ सुनते ही लोग समझते हैं कि स्टील या टेक्सटाइल जो गुड्स हैं, लेकिन इंडिया के आज जो हमारी आपसे वार्तालाप है, सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज पे भी इसकी शैडो पड़ने लगी। जी, जी। ये सिर्फ अब एक नंबर्स का खेल नहीं रहा, इसमें जॉब्स, रेमिटेंसीज और फ्यूचर स्किल बेस पे भी सवाल आया है। तो दैट्स वेयर आई वुड लाइक दैट एवरीवन शुड नाउ थिंक कि ये चीजें कितनी इंटरलिंक्ड हैं और सिर्फ एक बटन दबाने से इसका रिपलिंग इफेक्ट ओवरऑल मार्केट पे कैसे हो पड़ता सकता है। जी, है। जी। तो अगर 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 जो मैंने समझा है, तो टैरिफ्स जैसे आपने कहा सर्विस इंडस्ट्री पे भी हैं, प्रोडक्ट्स पे भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे भी उन्होंने लगा दिए हैं। तो जैसे आपने कहा कि वो अपने हिसाब से अपने देश के लिए, कंट्री के लिए ठीक कर रहे हैं, राइट? तो पर अगर हम देखें इंडिया, राइट, हमारा कितना एक्सपोर्ट होता है, हमारा काम अब जैसे आपने कहा अकेले स्टील, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं, आईटी सेक्टर, सर्विसेज, हमारी कितनी एक्सपोर्ट होती है, हम कितना काम देते हैं, करते हैं फॉरेन कंपनीज के लिए। तो उसका आपको क्या लगता है, इन टैरिफ्स का, इन ट्रेड डील्स का क्या इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया पे? यूएस के जो आईटी सेक्टर्स पे टैरिफ लगाने की बात चल रही है, ये डायरेक्ट नहीं है रोहित। ओके। वेरियस सेक्टर्स में टैरिफ की वजह से यूएस क्लाइंट्स के बजट कम होने वाले हैं। क्यों होने वाले, मैं बताता हूँ। इनडायरेक्ट प्रेशर है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का 25% टैरिफ आईटी एक्सपोर्ट्स लगेगा, तो आईटी एक्सपोर्ट्स पर इनडायरेक्ट इसका ज्यादा असर होगा। अगर टैरिफ सिर्फ गुड्स पे रहे तो सीधा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पर असर रहेगा, लेकिन डॉलर डिमांड, क्लाइंट बजट्स और राजनीतिक पॉलिटिक्स एटमॉस्फेयर बड़े असर कर सकते हैं। तो अमेरिका का जो सर्विस टैक्स या आउटसोर्सेस पेनल्टी लगाने का इस समय उनका जो मत है, उससे हमारा सीधा रेवेन्यू दबेगा, घटेगा, और दैट्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। यू शुड थिंक अबाउट दिस, रोहित, एज अ डेथ बाय 1000 cuts. What do you mean? क्योंकि What do you mean by that? Can you I'm saying because explain? it's very subtle, डायरेक्ट Right. हिट नहीं, लेकिन इकोसिस्टम को प्रेशराइज किया जा रहा है। Okay. आईटी फोर्सेस में एक फंडामेंटल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की तरफ हम चल रहे हैं। अगर मैं इसको पॉजिटिवली देखूं कि ओल्ड जो हमारा बॉडी शॉपिंग मॉडल था ना, वो अब नहीं चलेगा। इट विल इमीडिएटली बिकम लेस वायबल। जो आर्बिट्रेज की बात होती थी, जो एंट्री लेवल गुड्स होते थे, जो बीपीओ लेवल सर्विसेज होते थे, जो बैक एंड डेवलपमेंट, बैक एंड ऑफिस का वर्क होता था, दैट इज इमेंसली अंडर प्रेशर नाउ। दैट इज नॉट गोइंग टू बी कॉस्ट एफिशिएंट एनीमोर. And that is the first level of impact that we are seeing. The goods tariff will hurt exporters, and the services are sort of penalties which will hurt our IT revenue. And it's going to have a rippling effect. That's what I'm saying, because indirect जो pressure create होता है ना, तो the effect is on the ecosystem, not an industry or a company per se. Everyone will be affected. Right from policy to the last mile working, the person who's working in the software sector is going to be affected. Is going to be affected. Yeah. तो अमन, जो आपने बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये सेम इकोसिस्टम इफेक्ट यूएस में भी दिखेगा? बिकॉज अगर देखें उनकी कंपनीज कितना यहाँ से बिजनेस लेती हैं, कितना आउटसोर्सिंग करती हैं, राइट? अगर उनको हायर करना पड़े वहाँ से एम्प्लॉयज टू डू द सेम जॉब, that'll be like 3-4 times or maybe 10 times they have to pay more. Rohit, once any policy starts
at that particular moment it's a political narrative. Okay. But once it becomes an economic reality, then you come to know that what were the actual impact Actual about impacts. Yeah. जी जी जी. it. So मैं इसको, और जैसे मैंने पहले बोला, ये डायरेक्ट नहीं है, तो जो पारंपरिक कस्टम टैरिफ हम समझते हैं ना, जो टैक्सेस हम समझते हैं, वो लगाना वैसे ही मुश्किल होगा, क्योंकि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोरेटोरियम है, और जो जनरल ट्रेड एग्रीमेंट्स चल रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में, वैधानिक ढांचा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर ज्यादातर स्पेशल टैक्सेस मुश्किल होंगे. अमेरिका इज गोइंग टू वर्क अराउंड इट, they are going to have special taxes or withholding rules. The impact in USA is going to be equally hampering, like you said, because the cost of hiring a person of the same quality is no longer going to be cheaper, or and whenever they're doing a cost analysis, having their own person is going to be difficult. On the flip side, there's something called the Hire Act also, which is now proposed, which is halt international recruitment of talent or employment. Talent, yes. वो H1B वीजा के बारे में बात कर रहे थे कि कम करे ये. हाँ जी, उस पे वो 10% सरचार्ज लगाने के भी ऊपर से बात हो रही है. तो इसका मतलब ये है कि जो भी यूएस की कंपनी इंडिया को आउटसोर्स करती है या किसी दूसरे कंट्री को आउटसोर्स करती है, उसको एक 10% एडिशनल सरचार्ज देना है. तो इट इज एक्चुअली मेकिंग द एंटायर इकोसिस्टम unviable when we see it from one lens. But when you see from the other lens, for India specifically, we are going to see so much happening. It's a storm. It's ये इतना इजी नहीं है, एक सैलाब कितना इसको देखा जाएगा, वो भी डबल एज, क्योंकि ये टैरिफ वॉर जो अब शुरू हुआ है, ये बिट्स एंड बाइट्स पे भी लग सकता है टैक्स के तौर पे. और इस पे इंडिया शुड, हमें भारत को इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, ना कि एक हिंड्रेंस की तरह. जी जी, ये मेरा मत है. ये एक अपॉर्चुनिटी है, और इसको उसी लहजे में देखना चाहिए, उसी मापदंड से देखना चाहिए. आप टैरिफ को तो इस तरह से सिंपल समझ सकते हैं कि एक हाईवे पे टोल है और टोल बढ़ा दिया गया है. अब या तो अपनी डेस्टिनेशन आप बदलें, या रास्ता बदलें, या धीमे चलें, या क्योंकि आप कम चलेंगे, आप हर बार सेम हाई टैक्स नहीं दे सकते हैं, तो जितना आपकी जर्नी रोज होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो उससे कम करेंगे, यहाँ अपनी डेस्टिनेशन बदलेंगे. तो इस तरह से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें, तो आप देखेंगे कि इससे अपॉर्चुनिटी भी निकलती है. तो आप वही कह रहे हैं कि इंडिया को अब दूसरी तरफ देखना चाहिए, थोड़ी अपॉर्चुनिटी की दूसरी तरफ देखनी चाहिए. बिल्कुल. तो ओके, तो अगर हम आईटी सेक्टर्स में आए, आईटी कंपनी, जैसे अभी वो काफ़ी बात कर रहे थे कि H1B वीज़ा भी कम करना है, आउटसोर्सिंग जो आपने बात की कि लोकल टैलेंट हायर करे, तो अगर ये ट्रेड डील होती है, ये टैरिफ्स लगते हैं, अभी तो जैसे वो कह रहे हैं 50% तक टैरिफ वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ in some goods, yes, in some goods, that's a lot basically. And अगर हम आईटी कंपनीज की बात करें, तो क्या कंपनीज को, इंडियन कंपनी जैसे इन्फोसिस है या TCS है, उनको क्या यूएस और इंडिया दोनों जगह टैक्स देना पड़ेगा, डबल और ट्रिपल? डबल टैक्सेशन एक रियलिटी है. आमतौर पे टैक्स आपको वहीं लगता है जहाँ आपके इनकम की सोर्स होती है. जी जी. बट यू गिव अ सरचार्ज इन यूएसए एनीवे, और in some cases in India also. The bigger companies will definitely enter into this rigmarole of double taxation. वो एक reality है, वो एक सच्चाई है जिसको सबको देखना पड़ेगा. That is going to be there. Right, yes. It's going to be there. ठीक. तो इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ये यूएस मार्केट अगर हम देखें, क्योंकि अभी तक सिर्फ टैरिफ्स यूएस ने ही स्टार्ट किए हैं, बाकी तो हमारा चलो ठीक है अभी तक. तो यूएस मार्केट इंडियन आईटी कंपनी ने कितनी बड़ी है, और ये हमारी इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल क्यों है? देखिए, अगर मैं पब्लिश्ड डेटा पे जाता हूँ, तो यूएस कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 60% ऑफ आवर इंडियन आईटी रेवेन्यू. ओके. और हमारा जो टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स है रोहित जी, वो 2023 का $194 बिलियन था. हम 5 मिलियन पीपल को आईटी सेक्टर हमारा एम्प्लॉय करता है, एंड 7% ऑफ जीडीपी इज दिस कंट्रीब्यूशन. द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स रोहित जी इज दिस. और अगर भारत की टेक निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका है, तो ये कितना बड़ा ये इम्पैक्ट हो सकता है आप देखें. और इसीलिए शिफ्ट टुवर्ड्स अ डिफरेंट डेस्टिनेशन आसान तो नहीं होगा,
दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। सिर्फ रेवेन्यू नहीं, अगेन रोहित, आपके ऑडियंस के लिए सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं है, क्लाइंट स्केल, प्रोडक्ट रोडमैप और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी का भी ये फोकस है। जी जी। तो ये तो काफ़ी ऐसे काफ़ी इम्पैक्ट करेगा ये ट्रेड डील और ये टैरिफ्स, राइट? And अगर it is going to be far reaching. It is going to be far reaching, Rohit. हम्म The point is that it is not simply going to have a stopgap arrangement. It is going to slow down the economy, especially in the tech sector. जी जी। मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि इसका पोटेंशियल जीडीपी लॉस हो सकता है 0.3% to 0.5% इन इंडियाज जीडीपी, इसका इम्पैक्ट। एंड अबाउट सम मैंने कहीं पढ़ा था कि अराउंड 4 to 5 बिलियन ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स, ड्रॉप इन एक्सपोर्ट्स हो सकता है। तो ये काफ़ी रुपी भी डेप्रिशिएट हो सकता है। आई मीन मैंने कहा यार ये तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्टफुल ये टैरिफ डील है। तो इसको जैसे आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए कि हम कैसे उसको ओवरकम करें, कि कैसे हम इतना डिपेंडेंट ना हो इस डील के ऊपर। मेरे को लगता है यही आप कह रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए कहीं और भी, डेस्टिनेशन कहीं और। There is no other way, Rohit. Oh, There is is no it? other way. Okay, there's no other way. Yeah, We have there to is no deal other with way. it. You have to deal with it. Right. Negotiations will start. वो तो Okay. बातचीत तो हो रही है, जी जी जी। and people are coming to the discussion table. Okay. And India should take this as, हम रोहित एक वर्ड यूज करते हैं इम्पैक्ट सेक्टर में जिसे हम नज कहते हैं। जी नज, किसी को बहुत सटल किसी को एक इशारा देना कि आप सुधरें, आप कुछ नई सोच रखें और आप एक डिफरेंट तरीके से आगे चलें। तो मैं इसको एक नज की तरह देखता हूँ, क्योंकि जैसे हमने बॉडी शॉपिंग की बात की, जैसे हमने लो हैंगिंग फ्रूट की हम बात करते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, ये चीज हमें एक कॉम्प्लेसेंसी, एक कंफर्ट जोन में हमें ले आई। हमारी पूरी इकोसिस्टम जो है, इंक्लूडिंग दी कैंपस इकोसिस्टम, जो हमारे कोर्सेज हैं, वो भी हमको इसी के तरफ तैयार कर रही थी। तो आज अगर इसके ऊपर किसी भी तरह का टैरिफ को आप एक एक्सक्यूज समझें, मेरी बात को मैं बढ़ाते हुए कह रहा हूं, एक एक्सक्यूज समझें एक बदलाव के लिए। आप सर्विस सेक्टर पे फोकस थे, अगर आप प्रोडक्ट सेक्टर के ऊपर अब आते हैं, आप अभी तक बैक एंड डेवलपमेंट पे थे, आप इनोवेशन की तरफ अगर आते हैं, क्योंकि ये ज्योग्राफी आपको नो लॉन्गर, यू विल नो लॉन्गर बी डिफाइंड बाय ज्योग्राफी, यू आर गोइंग टू बी डिफाइंड बाय योर स्किल्स, एंड दिस शुड बी सीन एज दैट नच। क्योंकि अगर आप इसको लिंक करते हैं ना ओवरऑल इकोसिस्टम पे, तो जो लोगों को इम्पैक्ट करता सीधा, जो उन्हें समझ आती है, वो जॉब लॉस है, वो हाथ में कम पैसा है, वो बिल्कुल सिंपली तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर हम उसको ये कहें कि आपकी नौकरियों पे कोई सीधा खतरा नहीं है भाई साहब, सिर्फ नई नौकरियां नहीं बनेंगी, तो इट इज नॉट इजी टू कन्वे दिस rightly to the last mile. We are unable to take this entire message and narrative to tier 2 and tier 3. India doesn't live in metros. India lives in tier 2s and tier 3s, and there it's going to have a rippling effect. And that's where, unless we innovate, unless we think product first, unless we think about innovation and coming up with new thing, now it's the age of AI. And if we are unable to diversify and still be back-end offices of other products, it was anyway going to happen. It was a thing that was waiting to happen. Politics has only brought it into the fore. It has made it a talking point. It has made it an immediate policy discussion and dialogue. It has made it an immediately geopolitical negotiation factor. Otherwise, for the industry as a whole, for the tech industry as a whole, we anyway had to look at diversification at some point in time, and this is the right time. This is the right time. तो इसलिए जैसे देखिए गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर्स की तरफ, इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चलो अब कुछ करें, इनोवेशन करें। जैसे यही अपॉर्चुनिटी आपकी, ये आई थिंक यही कह रहे हो कि अपॉर्चुनिटी लेके आए, थिंक डिफरेंटली बेसिकली। तो अभी आपने unless we think differently and out of the box, हमारे पास कोई नई चीज नहीं होगी पेश करने के लिए ना। वी नीड आप सिंपली अगर जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जब उसका गो टू मार्केट डिजाइन करते हैं, आप जब कम्युनिकेशन डिजाइन करते हैं, तो यू एक्चुअली वांट टू स्टे इन द माइंड स्पेस ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर्स. You want to
encroach upon the mind space and then secure it for yourself, and that is the mind space that will work. The mind space has to now change. तो अब इन जॉब लॉस की बात करें तो क्या इन टैरिफ से जैसे आईटी सेक्टर में स्पेशली जो बैंगलोर हैदराबाद पुणे जो हमारी आईटी हब्स है एंड क्या जॉब लॉसेस हो सकते हैं? जॉब लॉसेस देखिए इस तरह से होंगे रोहित, मेरा मानना है शॉर्ट टर्म में तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएंगे और हायरिंग जितना जहां तक मेरी जानकारी है हायरिंग हैज बीन फ्रोजन, उस पे एक कैप सा लगा दिया गया है। मीडियम टर्म में स्मॉलर कंपनीज में ले ऑफ होंगे, दे आर पॉसिबल। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन प्रेशर जो आ चुका है उसके ऊपर हम काम करेंगे। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जो सिटीज जहाँ पे आपने बात की वो हैं जहाँ पे यूएस के क्लाइंट्स का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। अगर यूएस की डिमांड घटती है रोहित, ऑन साइट ट्रैवल वीजा बंद हुए हैं, कम हो गए हैं, सबसे ज्यादा असर रोहित उन्हें उन रोल्स पर होगा जो कॉस्ट आर्बिट्रेज जैसे कि मैंने कहा उस पर निर्भर है, जो एंट्री लेवल डेवलपमेंट काम होते हैं, सपोर्ट के काम होते हैं, बीपीओ के काम होते हैं। टीयर 1 कंपनीज ऑन शोर हायरिंग कर लेंगे, रीडिप्लॉयमेंट कर लेंगे और मार्जिन अब्सॉर्ब कर सकती है। Okay. जो लार्जर नाम आपने इन्फोसिस, विप्रो वगैरह लिए, दे कैन अब्सॉर्ब मच ऑफ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सबसे ज्यादा जोखिम जो होगा रोहित वो एसएमई और सर्विस ओनली प्लेयर्स को होने वाला, एंड दे आर द वंस हु गोइंग टू फील द पिंच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट्स वेरी इजी टू से दैट, as I said, कि नौकरियों पे सीधा खतरा नहीं लग रहा, लेकिन नौकरियों पे न्यू जॉब्स हैव बीन टोटली there's a cap on it, they have been stopped, and SMEs और सर्विस ओनली प्लेयर्स जो हैं सर्विसेज बेस्ड हैं वो तो उसी पे निर्भर है। और कॉस्ट आर्बिट्रेज वी विल लूज कॉस्ट आर्बिट्रेज, एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द नज दैट आई वाज स्पीकिंग अबाउट रोहित। इट्स अ नज। वो कह रहे हैं आपको दूसरी तरीके से कि सपोर्ट से बाहर निकलिए, बीपीओ काम से बाहर निकलिए, एंट्री लेवल डेवलपमेंट काम से बाहर रखिए और कुछ इनोवेट कीजिए, कुछ खास वैल्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा बढ़ाइए अपनी। जी स्किल डाइवर्सिफिकेशन, स्किल डाइवर्सिफिकेशन। एंड जैसे वो कहते हैं ना कम्प्लेक्सिटी में कि जब केओस होता है तो इनोवेशन होती है। अब केओस का मामला है, मुझे लग रहा है टैरिफ्स आ रहे हैं, केओस है कि क्या होगा लाइफ ऐसे फ्यूचर में, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है, उसमें इनोवेशन होगी। तो यही चांस होता है केओस में कि इनोवेशन करने का, पहले तो सेटल करो केओस एंड देन कुछ इनोवेशन करो। मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने कम्प्लेक्सिटी थिंकिंग के बारे में पढ़ा था। तो जैसे आपने कहा आईटी फर्म्स और स्टार्टअप्स पर इसका असर बड़े प्लेयर से ज़्यादा हो सकता है, राइट? इन आईटी फर्म का ऐसा है कि बड़े प्लेयर्स को, जैसे आपने कहा, तो ऑब्वियसली तो इम्पैक्ट तो सभी को होगा, तो छोटे आईटी फर्म्स और स्टार्टअप्स जैसे आप उसको हेल्प भी करते हैं, उसका आपको लगता है उसका ज़्यादा असर पड़ेगा? छोटे फर्म्स बाय एंड लार्ज रोहित, लेट मी पुट इट दिस वे, जो स्मॉलर बोट्स होती है ना, द फर्स्ट स्टॉर्म्स उन्हीं को फर्क पड़ता है। जो छोटी किश्ती होती है ना, सैलाब जब आता है सबसे पहले उसी से टकराती है। कम मार्जिन बफर रहता है और क्लाइंट कंसंट्रेशन रखते हैं, दे आर फोकस्ड ऑन अ फ्यू क्लाइंट्स और अ कपल ऑफ क्लाइंट्स। बड़े प्लेयर्स के पास बैलेंस शीट है, they also have the option of onshore entities, they have their companies offices and back offices in the US as well. उनके पास merger and acquisition, they have joint venture partners, product portfolios में hedging रहती है, that means they have more than one product, more than one service which is of value to your potential customer, they have options। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटे फर्म्स को डाइवर्सिफाई और नीश they will have to ultra specialize। The large players, Rohit, are better positioned because of diversity today. Whereas we see the startups are often US focused. जितने startups को हम देखते हैं, they are largely giving some solutions or giving some options which are aiding and assisting a bigger company based mostly out of US. So the vulnerability is huge. उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होने का शंका बढ़ती है, and they have very limited negotiation power. एक स्टार्टअप या स्मॉल साइज कंपनी बार्गेनिंग पावर में और द बार्गेनिंग टेबल, they don't have anything to yeah. Whereas large firms, as I said, they will sometimes, the names you took, they have access to massive cash reserves, which comes from again diverse portfolios only, and hence the better bargaining and negotiation power to absorb or pass on the cost.
Small guys will feel the pinch. I don't want to sound pessimistic on your platform, because we need to always think positive and bring out solutions और ignite conversations जहाँ पे positivity आए. लेकिन जो बिल्कुल ही निर्भर हैं, they are facing even wipe out sort of, because they lack the financial cushion to survive such a shock. Whereas I'm privy to the fact that the large guys are actually going into plan B, which is accelerate the local hiring in US. हमने बात की अभी हायर एक्ट की, हमने बात की कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सारी जॉब्स जो हैं वो अमेरिका में रहें. तो जो लार्जर प्लेयर्स हैं, they can easily switch on to hire more Americans and take up their uh, offshore or development services or development jobs which are currently based in India to somewhere near shore. मतलब country change कर ऑन सकते शोर, जी, कंट्री वो ऑन हैं शोर in a लेके जा different सकते हैं. time जी जी zone. जी Yes. जी जी जी. तो जैसे आपने कहा वो ऑन शोर ले जाएंगी, तो अगेन वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऑब्वियसली उनको पे ज़्यादा करना पड़ेगा वहाँ पे. इसका इम्पैक्ट उनके सर्विसेज पे होगा. वही इम्पैक्ट जो वहाँ के जो ऐसे जो क्लाइंट्स हैं उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट. तो अगर हम अभी H1B वीज़ा भी रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एंड अगर वो दोनों आ जाएं, टैरिफ भी आए, H1B वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी आए, तो इंडियन टेक टैलेंट पर तो डबल प्रेशर आ गया, स्पेशली As I was कंपनीज को. saying, yes. So ये डबल प्रेशर को हम परफेक्ट स्टॉर्म सिनेरियो की तरह यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. एक सैलाब जो डेफिनेशन जो होती है परफेक्ट स्टॉर्म की, उसको मीट कर रहा है. H1B रिस्ट्रिक्शंस ये कह रहा है कि या फ्यूअर पीपल, कम लोग यहाँ से यूएसए जाएंगे, और टैरिफ ये कह रहा है कि कम से कम काम अब इंडिया आएगा. तो जो इसका ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल हमारा था, उस पे तो सीधा इम्पैक्ट है. और ये जो इम्पैक्ट है लोकल टैलेंट डेवलपमेंट और ग्लोबल डिलीवरी मॉडल को, इट एक्चुअली पुट्स इट और फ्लिप्स इट ओवर. द टैरिफ्स अगेन मेक इट एक्सपेंसिव टू डू वर्क इन इंडिया, and H1B make it difficult for us to send talent to the USA. This is two-pronged attack. It will severely disrupt the on-site offsite delivery model जो आज तक हमने perfectly किया हुआ जी. तो this is going to disrupt it. So people, अगर मैं इसको बहुत सिंपली, जैसे आपने कहा कि कोई कंपनी है वो अगर यूएस का एम्प्लॉय रखती है, तो उसको सेम क्वालिटी का एम्प्लॉय लेने के लिए, सेम एक्सपीरियंस, सेम एक्सपर्टीज, सेम क्रेडिबिलिटी का एम्प्लॉय लेने के लिए उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. जी जी जी. तो हम लोग ये कहते हैं, हम लोग ये एज्यूम करते हैं रोहित, यहाँ पर हम भी कुछ हद तक गलत हैं. हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि बियॉन्ड द एंट्री लेवल एंड मिड लेवल, the senior experts are at a fraction of a cost, which is not true. Those costs are not, they don't have that margin, that difference, that it would make such a big shift that we are assuming. Yes, it does in smaller and middle level, but not in the super expert level. जी, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, जैसे आपने अभी कहा कि हायर लेवल पे जो इतना मार्जिन नहीं है. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो छोटे लेवल है ना, एंट्री लेवल के कॉस्ट ले लो, अप टू एंट्री लेवल की जॉब्स ले लो, अप टू 5 years 10 years के एक्सपीरियंस की जॉब्स ले लो जी. इन पे, या तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं या स्टार्टअप्स का जो मॉडल होता है, ये इनको पैसे मिलते हैं रोहित, कॉस्ट आर्बिट्रेज पे इनका काम होता है. दैट मीन्स वी आर गिविंग यू सेम क्वालिटी एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट. We are not, our traditional pay scales, traditional economic models are much less than the Western world and USA also. So जो same expertise है, अगर वो यहाँ पे X कमा रहा है, तो उसका जो equivalent employee है वो US में उसको Y मिल रहा है, which is always on the higher side. I am saying that up to 15 years experience का जो job role है, उसमें तो ये डिफरेंस substantial है, significant. And that is the reason we are saying that job loss will happen in these expertise areas, in these job profile areas. But once you cross the 20-year experience expertise mark, at that time the quality by and large
I will not generalize it because it differs sometimes to company or segment to segment. But that doesn't have a significant difference. It is still lesser, but not lesser, that but not lesser that that. much lesser. Yeah. Yeah. Okay, So, okay. matlab, if you're getting something, which has significantly less impact, and it makes political sense for you, and you have a nationalist streak, right wing coming up, based if you're a US citizen, you won't mind. तो यूएस कंपनी जिन टैरिफ लगाएं अगर, और ये आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं हम, तो अगर इंडिया के साथ डील जब वो तो होगी, राइट, नेगोशिएशन चल रही है, वो फाइनल होगा, Definitely, डेफिनेटली definitely, होगा, yeah. तो क्या वो किसी और कंट्री में शिफ्ट कर सकती हैं ये काम कंपनी? बिकॉज वो कहेंगी इंडिया काफ़ी एक्सपेंसिव है, अब इंडिया वैसा नहीं रहा जैसे पहले था. रोहित, हम इसको इस तरह से देखें. मैं जब एग्जांपल देता हूँ इसका, तो कॉल सेंटर बूम जब आया था, बीपीओ बूम, हम उसका एग्जांपल देते हैं. तो व्हाट वाज इन आवर फेवर? We had a large population dividend, a large population जिसकी अंग्रेजी above par थी, equivalent to western countries थी. अगर उन्हें नहीं आती थी तो उनका जो सीखने का जो जर्नी थी, जो लर्निंग कर्व था, वो कम था. और जो मॉड्यूलेशन होती है एक्सेंट स्पीकिंग की, वो हमारे बंदों को, हमारे पॉपुलेशन को, इट वी वर मच better molded and brought to par. This was one of our USPs. The second was we were very cost effective. This is where the earlier question of being getting the same sort of jobs or salaries equivalents came into place. At that time, what happened was, the moment Indian companies scaled up, they became bigger, they had a good stature in the market, in the Asian or America side पे, तो उन्होंने अपनी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ा ली, और इमीडिएटली श्रीलंका, बांग्लादेश क्रॉप्ड. अभी लाइकली डेस्टिनेशंस जो हैं आउटसोर्सिंग शिफ्ट की, वो फिर दोबारा होने वाली है, बिकॉज पीपल विल लाइक टू सी सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर at par value that they were getting from India. And the likely destinations जो हमको recent surveys से पता चल रही है, that is Philippines is one, Okay, Vietnam and Thailand are on. Philippines because again the same thing, English speaking and cost effective. And Vietnam and Thailand because they have built a manufacturing proximity now, and that has given them a better leverage. And Eastern Europe has a time zone advantage for the EU sector, and similarly for India also. These are the areas that we should also be looking. As I was saying, अगर मैं उसको एक हाईवे पे टोल टैक्स बढ़ गया उसकी तरफ से देखता, तो हमारी जो डेस्टिनेशन होनी चाहिए वो भी अब different हो जाएगा. We have to emphasize quality and innovation now, and deep domain expertise rather than being back officers. That is where we have to start changing. Okay. तो क्या हमें दूसरे सेक्टर भी देखने चाहिए, जैसे मिडल ईस्ट, जापान, यूरोप में तो है काफ़ी, फिर भी क्या हमें उसकी तरफ देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी? डेफिनेटली हमें डाइवर्सिफिकेशन, जैसे हम ABC प्लान अगर करें, तो पहला तो नेगोशिएट बाय द यूएस, व्हिच आई थिंक द एंटायर एजेंसीज, द गवर्नमेंट एज वेल एज द थिंक टैंक्स इस पे एंगेज कर रही हैं. वी हैव टू कम ऑन द डायलॉग टेबल, डिस्कशन टेबल. There is no point here for any retaliation. The point and the scope is only for negotiation, as everyone agrees here. That becomes your plan B. Plan A. The plan B is to diversify. We need to have better opportunities to look elsewhere and find new destinations. And the plan C is innovation. अब इंडियन IT इस समय तीनों मोर्चों पे लड़ रहा है. द चाइना, अगर हम सोचते थे ना कि चाइना +1 स्ट्रेटेजी होती है पहले, कि मैन्युफैक्चरिंग में चाइना +1, आप सिर्फ चाइना पे फोकस मत करें, आपके पास एक और होना चाहिए. तो इंडियन IT के लिए इट शुड बी US +1 नाउ, एंड वी मस्ट बी लीडिंग इट. So just to emphasize again that we need to look at alternates ourselves, and it should be an US +1 policy going forward. जी, एग्जैक्टली. एंड देन हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए कि अगर फ्यूचर में ऐसा कभी होता है, जैसे लर्निंग मिलनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए कि अगर कोई कंट्री ऐसे, जैसे मान लो यूरोप ने लिखा, पर हमारे पास इतना होना चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आगे कुछ और करने की. अभी हम सोचना चाहिए. आपको क्या लगता है इसके बारे में?
रोहित, रेजिलियंस तो तभी आएगी, जी 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 दी एबिलिटी टू स्टैंड बैक अगेन, जी। उसको हम रेजिलियंस कहते हैं कि रेजिलियंस, जी 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 दोबारा खड़ा होना, जी वो तो तभी आएगी जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है। अगर आपके जी फाउंडेशन एक बड़ा ही इंसुलर थॉट प्रोसेस के साथ था, तो अगर किसी ने पीछे से कुछ भी उसमें चेंज करते हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, इट विल नेवर बी कांस्टेंट। ये हम कॉर्पोरेट्स में इसको रिस्क के अंदर डालते हैं। इट्स एक्चुअली अ रिस्क फैक्टर, इट्स अ रिस्क पैरामीटर। अगर सीईओ को या बोर्ड को डिसाइड करना है कि मेरी कंपनी क्या चीज, क्या वैल्यू देगी और किस मार्केट में काम करेगी, और किस मार्केट में, किस लहजे में, किस पर्टिकुलर डोमेन में काम करेगी, तो उसको वो रिस्क के साथ वे करता है। And the risk quotient will define how he wants to go forward, and that is only overcome and mitigated when I have a better basket of fruits to offer. So I need to be innovative, and I need to create something new contribution that I have to give them, otherwise I'll be always shortchanged. जी 100%। तो मेरा लेसन है आज के पॉडकास्ट में, मेरा खुद का लेसन है कि इनोवेशन तो करनी पड़ेगी, ग्रोथ करनी पड़ेगी। वो हम जो हम करते आ रहे हैं पिछले 20 30 40 सालों से, वो अभी 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 डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। वैसे भी हम अगर रेजिलियंस की बात करें, इंडियंस तो मास्टर्स हैं रेजिलियंस में, कितना रेजिलियंस हमने दिखाया है। 100% हमने शुरू किया पॉडकास्ट पंजाब का, नॉर्थ इंडिया का नाम लेके। उसमें हम कितना, हम समटाइम्स ना, हम लोग क्या करते हैं, हम डेरोगेटरी वर्ड यूज कर देते हैं, जुगाड़। लेकिन वहां पे लोगों ने टेम्पो का इंजन निकाल के और बड़े ड्रम्स को साथ में जोड़ के कश्ती बनाई है, जुगाड़ है। तो जुगाड़ में क्या होता है कि लेगेसी इंटेलेक्ट जो आपके पुरानी चलती आ रही है, और जो रीजनल आपको आपका डोमेन के स्ट्रेंथ, वैल्यू और उसका आपको उसके रिस्क होता है, उसमें आपने ढाल के कुछ इनोवेट किया। इनोवेशन इज नॉट always in tier 1 metro cities or top tier colleges. Innovation belongs to tier 2, tier 3 and an average person. हमें उसको अगर हम बाहर निकलने का, निखरने का मौका नहीं देंगे, तो वो दबा रहेगा। और ये वो नज है जिससे हम इनोवेशन को, हम इसका दायरा बढ़ा सकते हैं। और जितना दायरा बढ़ाएंगे उतना आपके पास, इंडियंस आर ऑलवेज रेजिलियंट इन ह्यूमर। अगर मैं एक बात बताऊं, जब चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था, जब उसका शोर शुरू हुआ था, अब तो इट इज ubiquitous, everyone uses it, and it's on everyone's PC and even your WhatsApp somehow. Chat GPT, Rohit, immediately became a cottage industry in NCR region. People used to use it for blog writing, for social media messages, for your Instagram, Facebook profile, for rewriting your LinkedIn profiles, for writing letters, for steno jobs, secretarial jobs, for writing pitches, for making resumes. And they used to package it very nicely and sell it. And this is US ingenuity and Indian ingenuity, It is something that they have thought of out of the box. हम जो अब कह रहे हैं, जो आप और मैं जिस बात पे एग्री कर रहे हैं, बजाय हम किसी एग्जिस्टिंग मॉडल के, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन के रैपर बनाने के, चैट जीपीटी को हमने उसके रैपर बनाए ना, हेल्थ केयर में कोई उसकी कोई एड टेक में कर रहा है, पीआर टेक में कर रहा है। अगर हम अपने एलएलएम बनाए, अपने रिसर्च करें और कुछ ज्यादा अच्छे हम इनोवेशन करें, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही जैसे चाइना से डीप से एक आया है, राइट। उन्होंने अपना खुद का बनाया है, राइट। चाहे चैट जीपीटी पर उन्होंने फिर भी काफ़ी उन्होंने इस पे काम किया है, राइट। ऐसे ही हमारे कुछ इनोवेशन होने चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ होना चाहिए हमारे कंट्री में भी। तो हम कहेंगे ये इंडियन बेस्ड, इंडियन डेवलप्ड ये एलएलएम है। मैं यहाँ पर एक बात आपसे शेयर करता हूँ। I can sense, Rohit, you're also very passionate about innovation and ingenuity and creativity. तो एक इम्पैक्ट लैब का हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले। इम्पैक्ट लैब क्या होता है कि हम एसएमईज, जो स्मॉल मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनसे हम चैलेंज लेते थे कि आपकी क्या डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आपकी, किस विभाग में आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आर्टिकुलेट, इसको अच्छे से इंग्लिश में लिख के, इसको अच्छा सा, मतलब गिव इट अ वेरी साइंटिफिक एंड articulated properly. We created a challenge out of it and made a ideathon. And these solutions were, then we took these challenges to all the colleges in our network.
और कॉलेजेस में लोगों ने छोटे छोटे टीमें बनाई जो अच्छा नॉन टेक, टेक, मार्केटिंग, सेल्स में राइट इस चैलेंजेस के लिए उन्होंने अपने यूनिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए. एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, रोहित, दैट if we give a chance to someone, the answers or solutions that come out are better because they are not copy pasted. They will speak about this sector, region, and they understand India better. good yeah yeah And that is the reason that we should take this as a nudge and open the innovation ecosystem properly with a bang in India first. And that's going to be a huge value that is going to happen. yeah Huge and that's the value. opportunity that's the opportunity that's That's the the nudge opportunity. yeah so That's मैं the एक्चुअली opportunity. मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था कि आप क्या मैसेज देंगे आज के यंग सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स और आईटी प्रोफेशनल्स और एनी एंटरप्रेन्योर्स टू मैं ये आंसर मुझे मिल गया राइट कि भाई अपॉर्चुनिटीज नज करो यूज़ कुछ बनाओ अपने लिए है ना एंड दीज गाइज नो इंडियन मार्केट्स बेटर देन एनीवन एल्स राइट क्या उनको चाहिए Diversify, learn new skills, जी and like we are saying again, it's the age of AI. Be AI first. And हम लोग ये भी देखते थे, रोहित, के जितने ज्यादा हमारे फॉरेन कंपनीज के ऑफिसेज हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ज्यादातर हैं, उसमें जो इंडियंस बाय एंड लार्ज दे आर नॉट क्लाइंट फेसिंग, either out of job roles or out of design. They don't want to be. So they are only in that particular zone, एक comfort zone उनका बन गया, उसमें काम करते रहते हैं. तो ये जब ऐसा हम कहते थे ना कि AI will take up jobs and today we are speaking tariffs will take up jobs. The point is these things should be seen as flags for us to sit up and notice them and change ourselves. Be client facing, be innovative, learn new skills, diversify, get into AI, cloud, the new architecture, and be one up of the situation. Otherwise it's going to be very difficult going forward. What a great message to end our podcast, Aman ji. So once again, आपने हमें एक लेमन टर्म्स में समझाया एंड देन शोड अस कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हम लेके जा सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं एंड नज, आई लव दैट वर्ड नज. तो काफ़ी अच्छा सीखने को मिला. सो थैंक यू वेरी मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए एंड हमारी ऑडियंस को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए भी कि हमें कैसे अपॉर्चुनिटीज़ लेके ग्रोथ करनी चाहिए अपनी. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you Rohit, thank you for having me. Thank you. So guys, I'll be back. नई मैवरिक साथ में आऊँगा next week. Till then, take care, stay safe, and please use this nudge and improve yourself and move towards growth, and especially for yourself and for India. Till next week, I'll be back, and till then, take care, stay safe, and bye for now.